चलिए आज स्टार्ट करते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। इसी का नाम है डीएनए प्रोफाइलिंग या इसी को बोला जाता है डीएनए टाइपिंग। ये देखा जाए तो नीट और बोर्ड दोनों के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और जनरली देखने में आता है कि बहुत टफ टॉपिक पड़ता है, लोग नहीं समझ पाते हैं इस चीज़ को। तो कोशिश करते हैं इसको समझने की। छोटा लेक्चर होगा, ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, बहुत ईजी वे में इसको समझेंगे। सबसे पहले अगर अपन बात करें कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग होती क्या है तो वो देखते हैं। तो मान लो आपके पास दो इंडिविजुअल्स हैं। आपके पास कितने इंडिविजुअल्स हैं? टू इंडिविजुअल्स हैं। एक है इंडिविजुअल्स ए, एक है आपके पास इंडिविजुअल्स बी। अब इन दोनों के डीएनए की अगर बात करें तो कुछ ना कुछ डिफरेंस होता है। इसी डिफरेंस को अपन किससे पता करते हैं? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एक्चुअली क्या है? फाइंड आउट द डिफरेंस। क्या है? फाइंड आउट द डिफरेंस बिटवीन टू इंडिविजुअल डीएनए। कि दो इंडिविजुअल्स के डीएनए में जो डिफरेंस है उसी को फाइंड आउट जो कर रहे हैं, जिस टेक्निक से फाइंड आउट करेंगे उसी को बोला जाता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, या फिर उसी का नाम है डीएनए प्रोफाइलिंग, या फिर उसी को बोलते हैं आप डीएनए टाइपिंग। तो दो इंडिविजुअल्स के डीएनए में जो डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे उसी प्रोसेस को अपन बोलेंगे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। तो इसको अपन दो स्टेप्स में पढ़ेंगे। स्टेप नंबर 1 में जिसमें प्रिंसिपल पढ़ेंगे पूरे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का, कि क्या प्रिंसिपल पे वर्क करता है, कैसे आप प्रोसेस करेंगे पूरी। एंड सेकंड स्टेप जो जाएंगे उसमें स्टेप पढ़ेंगे इसके बारे में कि कौन कौन सी स्टेप्स आप फॉलो करेंगे, तब जाके आपकी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कंप्लीट होगी। तो सबसे पहले इन दोनों स्टेप से भी पहले पर्पस समझेंगे अपन। पर्पस क्यों डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की जरूरत पड़ी? क्योंकि आप डीएनए सीक्वेंसिंग भी पढ़ा होगा आपने। तो डीएनए सीक्वेंसिंग से भी तो आप पता लगा सकते हैं डीएनए के बारे में। दो इंडिविजुअल्स के जो डीएनए है कौन कौन सा है, तो इसके बारे में आप किससे पता कर सकते हैं? डीएनए सीक्वेंसिंग से भी तो पता कर सकते हैं। फिर इसकी जरूरत क्यों पड़ी? पर्पस क्या है इसका? तो वही अपन सबसे पहले पढ़ेंगे। और एनसीईआरटी का पहला पैराग्राफ भी यही है पर्पस के बारे में। देखते हैं क्या है वो पैराग्राफ। तो पर्पस देखते हैं सबसे पहले। पर्पस है क्या? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का क्या पर्पस है? तो आप सभी लोग जानते हैं कि अगर मैं बात करूं एक सेल की, वन सेल, इस एक सेल में कितना डीएनए होता है? डीएनए की लेंथ कितनी? तो सबको पता है डीएनए होता है 3.6 इंटू 10⁹ बेस पेयर। इतना डीएनए होता है, इतनी लेंथ का डीएनए है एक सेल। अगर एक सेल की बात करें तो डीएनए की लेंथ कितनी है? 3.6 इंटू 10⁹ बेस पेयर एक सेल का। अब जनरली देखने को मिलता है कि 99.9% डीएनए जो है, 99.9% डीएनए जो है सबका सेम होता है। सबका कैसा है? सेम। सारे इंडिविजुअल्स का सेम इन एवरी इंडिविजुअल्स। सारे इंडिविजुअल्स में 99.9% डीएनए सेम रहता है। डिफरेंस जो है वो सिर्फ होता है डिफरेंस 0.1% डीएनए में। डिफरेंस सिर्फ कितने में देखने को मिलता है? 0.1% डीएनए में डिफरेंस देखने को मिलता है। बात करेंगे कि एक सेल की अगर डीएनए की बात करें तो टोटल डीएनए कितना है? 3.6 इंटू 10⁹ बेस पेयर डीएनए। अब इतने बेस पेयर डीएनए में भी बात करेंगे कि 99.9% डीएनए जो है वो सेम है सारे इंडिविजुअल्स का। आपका, मेरा, कोई तीसरा व्यक्ति है उसका, सबका क्या है? सेम। डिफरेंस सिर्फ कितने में देखने को मिलता है? 0.1% डीएनए में डिफरेंस देखने को मिलता है। अब अगर अच्छा इसका 0.1% अपन देखें, भाई ये टोटल है, टोटल में से 99.9% डीएनए क्या है? सेम है, सिर्फ इतना अलग। तो ये इतना परसेंट, इसका इतना परसेंट कितना होगा?
इनका सीधा कहने का मतलब है बेटा, समझो इस चीज को, कि इसका 0.1% कितना होगा, 3.6 इंटू 10⁶ बेस पेयर जो है वो डिफरेंट है। कितना? 3.6 इंटू 10⁶ बेस पेयर जो है वो डिफरेंट है। भाई इसका 0.1% डिफरेंट है ना, मतलब इतना बेस पेयर डिफरेंट है। तो जो डीएनए पर फिंगर प्रिंटिंग में अपन करेंगे वो इसी में डिफरेंस पता करेंगे। यही सब लोगों में अलग अलग होता है, बाकी 99.9% तो सेम है। तो अगर इसकी मैं बात करूं, इसी में डिफरेंट देखने को मिलेगा, इसी में डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो ये भी बेटा 10⁶ बेस पेयर। अगर बात करें 10⁶ बेस पेयर, तो ये भी बहुत बड़ा डीएनए है। तो अगर बात करेंगे बेटा, तो ये भी एक क्या है, इट इज लॉन्ग डीएनए फॉर सीक्वेंसिंग। ये भी बहुत बड़ा डीएनए है सीक्वेंसिंग के लिए। भाई अगर आपने सोचा कि डिफरेंस ही अकेला पता कर लो, तब भी बहुत ज्यादा बड़ा पड़ेगा ये, क्योंकि 10⁶ बेस पेयर है। तो इट इज लॉन्ग डीएनए फॉर सीक्वेंसिंग। और इसके अलावा क्या है, कॉस्टली भी होगा ये। इसके अलावा क्या होगा, कॉस्टली, क्योंकि डीएनए आपने सीक्वेंसिंग पढ़ा होगा, उसमें कॉस्ट आपको पता ही होगी, कॉस्ट लिखी है एनसीईआरटी में, कॉस्ट बहुत ज्यादा हाई पड़ती है। तो ये भी कॉस्टली होगा बहुत ज्यादा। तो इसीलिए क्या करा अपन ने, कोई अलग मेथड ढूंढनी पड़ेगी, फाइंड अदर मेथड फॉर डिफरेंस फाइंडिंग। डिफरेंस को ढूंढने के लिए आपको अदर मेथड की जरूरत पड़ेगी। इसी अदर मेथड को आप क्या बोलते हैं, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग। तो पर्पस की सबसे पहले बात करें, पर्पस में क्या बताया मैंने, कि एक सेल का अगर डीएनए की बात करूं तो डीएनए कितना है एक सेल में, 3.6 इंटू 10⁹ बेस पेयर, जिसका 99.9% डीएनए क्या है, सेम है सारे इंडिविजुअल्स में। डिफरेंस सिर्फ कहां देखने को मिलता है, 0.1% डीएनए में। ये 0.1 भी जो है वो भी इतना बड़ा है। इट इज लॉन्ग डीएनए फॉर सीक्वेंसिंग। इसको भी सीक्वेंस करना मुश्किल है, बहुत कॉस्टली पड़ेगा, ये कॉस्टली बहुत है। तो अपने को क्या जरूरत पड़ी, एक अदर मेथड की जरूरत पड़ी। अपने को क्या पड़ी, एक अदर मेथड की जरूरत पड़ी, फाइंड अदर मेथड फॉर डिफरेंस फाइंडिंग। डिफरेंस को ढूंढने के लिए अदर मेथड की जरूरत पड़ेगी। वही मेथड डीएनए फिंगर प्रिंटिंग है। सबसे पहले इसको यूज करा था किसने, साइंटिस्ट का नाम है बेटा एलेक जेफरी। सबसे पहले इसको डेवलप किया था, इस मेथड को, एक साइंटिस्ट है, साइंटिस्ट का नाम क्या है, एलेक जेफरी। तो इस प्रकार डीएनए फिंगर प्रिंटिंग को क्या करा गया, इनिशिएट करा गया। इसको खोजा गया कि अदर मेथड आपको खोजनी पड़ेगी, नहीं तो ये बहुत कॉस्टली पड़ेगा, टाइम टेकिंग प्रोसेस है, अपने को कम समय में रिजल्ट चाहिए, तो उसके लिए अदर मेथड पे जाना पड़ेगा। तभी एलेक जेफरी ने क्या करा, एक अलग मेथड फाइंड करी डिफरेंसेस को फाइंड करने के लिए, उसी को आप डीएनए फिंगर प्रिंटिंग कहते हैं। सिंपल। अब बात करते हैं प्रिंसिपल की, कि डीएनए फिंगर प्रिंटिंग का क्या प्रिंसिपल है, किस प्रिंसिपल पे ये वर्क करता है डीएनए फिंगर प्रिंटिंग। तो देखते हैं, आइए। प्रिंसिपल फॉर डीएनए फिंगर प्रिंटिंग। तो स्टार्ट करते हैं। एक सेल है, उस सेल से जो डीएनए निकला उसको आप क्या बोल सकते हो, जीनोमिक डीएनए। अरे सेल के डीएनए को क्या बोल सकते हो आप, जीनोमिक डीएनए। तो आपके पास मान लो कोई सेल है, वन सेल, इस सेल से जो डीएनए निकला है उसी को क्या बोलोगे आप, जीनोमिक डीएनए। क्या बोलोगे उसको आप, जीनोमिक डीएनए।
सेल से डीएनए निकला, उसको आपने बोला जीनोमिक डीएनए। अब आपको पता है डीएनए में दो पार्ट हैं, मतलब जीनोमिक डीएनए में दो पार्ट हैं। एक पार्ट होता है कोडिंग डीएनए, एक पार्ट होगा नॉन कोडिंग डीएनए। कोडिंग डीएनए क्या करेगा, कोड करेगा, प्रोटीन बनाएगा जो एक्सप्रेस होंगे, फिनोटाइप को क्या करेगा, एक्सप्रेस करेगा। और एक पार्ट होता है नॉन कोडिंग, जो किसी को एक्सप्रेस नहीं करता है, बस पड़ा रहता है साइड में। तो जीनोमिक डीएनए की अगर बात करें तो इसमें दो पार्ट होंगे, कौन कौन से, एक तो है कोडिंग पार्ट, कौन सा पार्ट, कोडिंग पार्ट। दूसरा कौन सा पार्ट है, नॉन कोडिंग पार्ट। दूसरा कौन सा पार्ट है, नॉन कोडिंग पार्ट। कोडिंग पार्ट की बात करेंगे तो यही कोडिंग पार्ट क्या करेगा, प्रोटीन फॉर्म करेगा। क्या करेगा, प्रोटीन बनाएगा, प्रोटीन फॉर्म करेगा। यही प्रोटीन आगे चल के एक्सप्रेशन शो करेंगे, यही प्रोटीन आगे चल के एक्सप्रेशन शो करेंगे, एक्सप्रेशन शो। वहीं अगर बात करूं नॉन कोडिंग पार्ट की, तो नॉन कोडिंग पार्ट की अगर बात करेंगे तो ये नॉट प्रोड्यूस प्रोटीन, ये प्रोटीन को नहीं बनाएगा, ये प्रोटीन नहीं बनाएगा, क्योंकि नॉन कोडिंग पार्ट है, किसी भी एमिनो एसिड को कोड नहीं करेगा। एमिनो एसिड कोड नहीं होंगे तो आगे चल के प्रोटीन भी कोड नहीं होगा। तो किसी भी प्रोटीन को नहीं बना रहा है नॉन कोडिंग पार्ट। नॉन कोडिंग पार्ट नॉट प्रोड्यूस्ड प्रोटीन। और अगर प्रोटीन नहीं बना रहा है तो इसका कोई एक्सप्रेशन शो होगा, तो एक्सप्रेशन भी इसका शो नहीं होगा, एक्सप्रेशन नॉट शो, एक्सप्रेशन शो नहीं होगा। सिंपल बात बोली कि डीएनए जो अलग करा सेल से उसको जीनोमिक डीएनए कह सकते हो। इसमें दो पार्ट हैं, एक तो कोडिंग पार्ट, दूसरा नॉन कोडिंग पार्ट। कोडिंग पार्ट प्रोटीन प्रोड्यूस करेगा और आगे चल के एक्सप्रेशन शो करेगा, जो भी आपका एक्सप्रेशन है, कि आपका कलर गोरा है, काला है, आपके बाल का कलर काला है, भूरा है, ये सब आपकी आइरिस कलर, आंख का कलर नीला होता है, किसी किसी का ग्रीन होता है, ब्लू होता है, किसी का ब्राउन होता है, ब्लैक होता है। तो वो सब इसी प्रोटीन से एक्सप्रेस होगा। और नॉन कोडिंग पार्ट जो है वो पड़ा है बस, ना तो वो प्रोटीन बना रहा है, और प्रोटीन अगर नहीं बना रहा तो कोई एक्सप्रेशन तो शो करेगा ही नहीं। सिंपल बात है। अब बात करते हैं कि मान लो आपके पास ये जीनोमिक डीएनए आया, आपके पास जीनोमिक डीएनए मिला, आपको जीनोमिक डीएनए मिल गया। इसको सोचा आपने अलग अलग करा जाए, कोडिंग और नॉन कोडिंग पार्ट को क्या करा जाए, अलग अलग करा जाए। तो कैसे अलग अलग करेंगे, एक मेथड होती है सीजियम क्लोराइड डेंसिटी सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड। सीजियम क्लोराइड डालते हैं, सेंट्रीफ्यूग करते हैं, उसको घुमाते हैं डीएनए को, तो डेंसिटी के अकॉर्डिंग क्या हो जाता है, वो सेट हो जाता है। तो क्या करा आपने, जीनोमिक डीएनए को इस मेथड से गुजारा। कौन सी मेथड, CaCl, सीजियम क्लोराइड डेंसिटी, सीडियम क्लोराइड डेंसिटी सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड, इस पे अप्लाई करिए आपने। क्या करा आपने, जीनोमिक डीएनए पर सीजियम क्लोराइड डेंसिटी सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड अप्लाई करिए। कि भाई आपने सेंट्रीफ्यूग करते हैं ना डीएनए को, अलग अलग उसको करना है अपन को, डेंसिटी वाइज अलग अलग उसको क्या करना है, स्टेबल करना है। तो इस मेथड से आपने गुजारा। तो देखने को क्या मिला आपको कि जीनोमिक डीएनए जो था, इस मेथड की ही बात कर रहे हैं अपन, है ना, कि जीनोमिक डीएनए जो था इसका जब सेंट्रीफ्यूगेशन किया तो आपको क्या होगा, टेस्ट ट्यूब में दो बैंड देखने को मिलेंगे। एक बैंड जिसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा होगी वो नीचे आपको सेटल दिखेगा, अरे डेंसिटी ज्यादा है मतलब भारी है, मतलब नीचे सेटल होगा। और एक बैंड देखने को मिलेगा जो थोड़ा क्वांटिटी में ज्यादा होगा, क्वांटिटी में कैसा होगा, ज्यादा होगा, और हल्का डीएनए है तो ये आपको क्या दिखेगा, ऊपर दिखेगा, क्योंकि इसकी डेंसिटी लेस है और क्वांटिटी बहुत ज्यादा है। तो जीनोमिक डीएनए का जब आपने सेंट्रीफ्यूगेशन करा डेंसिटी के बेसिस पर, तो दो बैंड आपको देखने को मिले। एक बैंड जिसकी डेंसिटी ज्यादा है वो नीचे सेटल हुआ, एक बैंड जिसकी डेंसिटी कम है वो ऊपर सेटल हुआ। जो बल्क में सेटल होगा, जो बल्क में है, जिसकी डेंसिटी कम है, इसको बल्क डीएनए ही बोल देंगे। क्या बोल देंगे, बल्क
डीएनए, क्या बोलेंगे इसको, बल्क डीएनए, या फिर इसी का नाम बोलते हैं आप प्राइमरी डीएनए। इसी को क्या कहा जाएगा, प्राइमरी डीएनए। जो नीचे सेटल होगा, जिसकी डेंसिटी ज्यादा है, उसको कहा जाता है सेकेंडरी डीएनए। सेकेंडरी डीएनए, सर ये नाम तो कहीं आता ही नहीं है एनसीईआरटी में, नहीं आएगा, क्योंकि इसी का नाम है सैटेलाइट डीएनए। इसी को क्या बोला जाता है, सैटेलाइट डीएनए। इसी को क्या कहा जाएगा, सैटेलाइट डीएनए। तो जीनोमिक डीएनए का जब सेंट्रीफ्यूगेशन करा तो आपको दो बैंड मिले, एक जो हल्का है, डेंसिटी जिसकी कम है, ऊपर की तरफ है, बल्क में है, बल्क डीएनए, प्राइमरी डीएनए। दूसरा नीचे देखने को मिला आपको, जिसको बोलेंगे सेकेंडरी डीएनए या फिर सैटेलाइट डीएनए। सेकेंडरी डीएनए या फिर सैटेलाइट डीएनए। अब थोड़ा सा समझना, यहां मैं इस चीज को रिलेट करने वाला हूं कि जो बल्क डीएनए है ये मेनली कौन सा डीएनए है, कोडिंग वाला डीएनए है। ये कौन सा डीएनए है, कोडिंग डीएनए। और जो भारी वाला डीएनए है, सैटेलाइट डीएनए है, सेकेंडरी डीएनए है, ये कौन सा डीएनए है, नॉन कोडिंग डीएनए। कौन सा डीएनए है, नॉन कोडिंग डीएनए। देखा आपने, जीनोमिक डीएनए दो तरीके के बोला मैंने, एक तो कोडिंग वाला पार्ट और एक नॉन कोडिंग वाला पार्ट। यहां जब इसको अलग करा तो ये अलग देखने को मिला। तो जो बल्क वाला पार्ट है वो मेनली क्या है, कोडिंग डीएनए, और जो स्मॉल अमाउंट में बना हुआ है सैटेलाइट डीएनए जो है वो नॉन कोडिंग वाला पार्ट है। कौन सा पार्ट है, नॉन कोडिंग वाला पार्ट। इस पे स्टार लगा रखा है क्योंकि यही मेनली आपका बेसिस का काम करेगा। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का जो प्रिंसिपल है वो इसी के इर्द गिर्द घूमेगा पूरा, आप सैटेलाइट डीएनए। इतना समझ आया, चलो। अब सैटेलाइट डीएनए ही मैंने बताया कि मेन जो है वो बेसिस है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का। तो अब सैटेलाइट डीएनए के बारे में थोड़ी सी बात करना पड़ेगी अपन लोगों को। देखते हैं सैटेलाइट डीएनए के बारे में। तो एक हेडिंग डालते हैं अपन, सैटेलाइट डीएनए। तो सैटेलाइट डीएनए की कुछ खास बातें लिखते हैं। पहली खास बात कि सैटेलाइट डीएनए की डेंसिटी क्या है। भाई आपने देखा ना टेस्ट ट्यूब में कहां हो रहा था सेटल, नीचे, तो डेंसिटी क्या होगी, ज्यादा। तो सैटेलाइट डीएनए की पहला पॉइंट अगर बात करें, डेंसिटी क्या है, डेंसिटी हाई। डेंसिटी कैसी है, हाई है। दूसरी बात, कोडिंग है कि नॉन कोडिंग है, लिख दिया था अपन ने, कैसा है, नॉन कोडिंग। तो सैटेलाइट डीएनए कैसा होता है, नॉन कोडिंग डीएनए है। सैटेलाइट डीएनए कैसा है, नॉन कोडिंग डीएनए, मतलब ये किसी भी प्रोटीन को कोड नहीं करेगा, किसी भी प्रोटीन को कोड नहीं करेगा, मतलब कोई एक्सप्रेशन नहीं देगा। तीसरी बात करेंगे अपन, ये स्टार पॉइंट मान लो इस चीज को, कि ये रेपिटेटिव डीएनए है। कैसा डीएनए है ये, रेपिटेटिव डीएनए है। ये कैसा डीएनए है, रेपिटेटिव डीएनए। क्या होता है रेपिटेटिव डीएनए, अभी समझने वाले थोड़ी देर में। एंड चौथी बात अगर अपन करें सैटेलाइट डीएनए की, तो ये शो करेगा, क्या शो करेगा, हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म, ये शो करेगा हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। सैटेलाइट डीएनए के 4 पॉइंट बताए हैं मैंने इंपॉर्टेंट। कौन कौन से, पहला डेंसिटी इसकी हाई है, दूसरा ये नॉन कोडिंग पार्ट है, तीसरा ये रेपिटेटिव डीएनए है। तीसरा क्या है, ये रेपिटेटिव डीएनए, और चौथा ये शो करता है हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म, पॉलीमॉर्फिज्म की हाई डिग्री को शो करता है। अब ये दोनों तो तुम्हें समझ आ गया होगा इससे पहले कि डेंसिटी ज्यादा है, नॉन कोडिंग पार्ट है, ये अपन ने बता दिया। ये दोनों क्या है, इनको अलग अलग लेके समझना पड़ेगा थोड़ा सा। तो अपन समझते हैं रेपिटेटिव डीएनए मतलब क्या है। अपन समझेंगे रेपिटेटिव डीएनए मतलब क्या है। ये टॉपिक जो है ये थोड़ा टफ जाता है, इसीलिए मैं इसको थोड़ा सा इंस्टॉलमेंट में कर रहा हूँ, चीजें अलग अलग बता रहा हूँ, ताकि इनको जब आप कंबाइन करो तो आपको एकदम पूरा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग समझ आ जाए। तो वही मैं बता रहा हूं कि रेपिटेटिव डीएनए क्या है, इसके बारे में बात करते हैं। अपन ने बोला कि सैटेलाइट डीएनए एक रेपिटेटिव डीएनए। व्हाट इज द रेपिटेटिव डीएनए? तो मान लो आपके पास एक डीएनए का सेगमेंट है। आपके पास क्या है, एक डीएनए का सेगमेंट है। ये क्या है आपका डीएनए सेगमेंट।
अब इस डीएनए सेगमेंट में आपको कुछ सीक्वेंस बार बार देखने को मिल रहे हैं। इस डीएनए सेगमेंट में क्या हो रहा है, आपको कुछ सीक्वेंस बार बार देखने को मिलते हैं। जैसे बात करते हैं अपन GAATTC, 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 TTC। तो व्हाट इज द रेपिटेटिव डीएनए? रेपिटेटिव डीएनए मतलब डीएनए का एक ऐसा सेगमेंट जिसमें कुछ पर्टिकुलर सीक्वेंस बार बार मैनी टाइम्स बहुत बार रिपीट हो रहा है। नाम क्या है? रेपिटेटिव डीएनए। मतलब एक ऐसा डीएनए का सेगमेंट जिसमें कुछ पर्टिकुलर सीक्वेंस बार बार रिपीट हो रहा है। तो रेपिटेटिव डीएनए मतलब क्या है? रेपिटेटिव डीएनए मतलब है एक डीएनए है जिसमें क्या हो रहा है, हैविंग पर्टिकुलर सीक्वेंस, जिसमें कुछ पर्टिकुलर सीक्वेंस हैं which repeats many time, रिपीटेटिव डीएनए एक डीएनए है, डीएनए का सेगमेंट है जिसके पास क्या है, हैविंग पर्टिकुलर सीक्वेंस, जो कुछ पर्टिकुलर सीक्वेंस अपने आप में समेटे हुए हैं, जो बार बार क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं, जो बार बार क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। जैसे GATTC देखा आपने, इसमें 4 बार रिपीट हो रहे हैं। हालांकि डीएनए बहुत बड़ा होता है, बेस पेयर अपन ने देखा 0.1 बेस पेयर में कितने हैं, 3.6 × 10⁹ अब अगर मान लो 0.01 भी है तो भी कितना बड़ा है वो सीक्वेंस। तो इतना बोर्ड पे लिख पाना असंभव है, इसलिए अपन छोटे वे में इसको लिखा हुआ है। ऐसे ये सीक्वेंस कई बार होते हैं, 100 बार हैं, 500 बार हैं, 600 बार हैं, तो ऐसा बताएगा। तो इसलिए अपन ने डेफिनेशन इसकी दे दी कि ऐसा डीएनए जो हैविंग पर्टिकुलर सीक्वेंस विच रिपीटिंग मेनी टाइम, जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, इसको आप क्या कहते हो, रिपीटेटिव डीएनए कहा जाएगा इसी को। अब बात करते हैं कि ये रिपीट के बेसिस पर कि नंबर, ये जो सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस का साइज क्या है, साइज ऑफ सीक्वेंस, चीज समझना, पहली चीज साइज ऑफ सीक्वेंस, ये सीक्वेंस कितना बड़ा है, साइज ऑफ सीक्वेंस। दूसरा, डीएनए सेगमेंट की लंबाई कितनी है, लेंथ ऑफ डीएनए सेगमेंट, एंड तीसरा जीसी कंटेंट कितना है, व्हाट इज द जीसी कंटेंट, ग्वानिन और साइटोसिन कंटेंट। भाई ग्वानिन और साइटोसिन कंटेंट ज्यादा होगा तो डेंसिटी ज्यादा होती है, मतलब समझ रहे हो, नॉन कोडिंग में ग्वानिन और साइटोसिन ज्यादा होता है। अब उसमें भी अपन डिफरेंशिएट कर रहे हैं कि जीसी कंटेंट, डीएनए सेगमेंट की लेंथ और सीक्वेंस का साइज, इन तीनों के बेसिस पर आप सैटेलाइट डीएनए को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो, एक मिनी सैटेलाइट और एक माइक्रो सैटेलाइट, तो वही देखते हैं अगले पे। सैटेलाइट डीएनए, अब देखो सैटेलाइट डीएनए के अपन ने 4 पॉइंट्स लेके हैं, इसमें अपन डिटेल में चले गए थे रेपिटेटिव डीएनए क्या है समझने के लिए। अब दोबारा अपन वापस इसी पे आ गए हैं, सैटेलाइट डीएनए पे। इन दोनों को मेरे को समझाना है, इसको मैं बाद में समझाऊंगा, इसके पहले टाइप पढ़ ले रहे हैं अपन कि सैटेलाइट डीएनए कितने टाइप के हैं, किस बेसिस पर। अब बेसिस मैंने आपको बताया तीनों, कौन कौन से हैं वो तीनों बेसिस। पहला, लेंथ, डीएनए सेगमेंट की लेंथ कितनी, डीएनए सेगमेंट की लेंथ। दूसरा, साइज ऑफ सीक्वेंस, सीक्वेंस का साइज क्या है, कितने बेस पेयर है सीक्वेंस में। जैसे अपन ने यहाँ पे कितना लिया था, 6 बेस पेयर वाला GAATTC, ये ज्यादा भी हो सकते हैं, 100 सीक्वेंस भी हो सकते हैं, 100 बेस पेयर भी हो सकते हैं एक सीक्वेंस में, 2 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं। तो उसके बेसिस पे अपन ने बात करी, साइज ऑफ सीक्वेंस, डीएनए सेगमेंट की लेंथ, और तीसरा जीसी कंटेंट,
इन तीनों बेसिस पर अगर देखा जाए, इन तीनों बेसिस पर देखा जाए तो सैटेलाइट डीएनए को 2 पार्ट्स में डिवाइड करिए। सैटेलाइट डीएनए को कितने पार्ट्स में डिवाइड करा? 2 पार्ट्स में डिवाइड करा। कौन कौन से 2 पार्ट्स हुए? पहला माइक्रो सैटेलाइट, माइक्रो सैटेलाइट, दूसरा मिनी सैटेलाइट, दूसरा मिनी सैटेलाइट। पहला माइक्रो सैटेलाइट, दूसरा मिनी सैटेलाइट। नाम से क्लियर है। माइक्रो आपको पता है, माइक्रो कितना होता है? 10 टू द पावर -6। मिनी कितना होता है? 10 टू द पावर -3। माइक्रो 10 टू द पावर -6, मिनी क्या होता है? 10 टू द पावर -3। मतलब ये कहीं ना कहीं बड़ा होगा थोड़ा। सिंपल। आओ सब कि साइज की बात करेंगे, साइज की बात करेंगे, साइज की। इसमें साइज ऑफ सीक्वेंस क्या होगा? साइज ऑफ सीक्वेंस स्मॉल। साइज ऑफ सीक्वेंस क्या होगा? स्मॉल। साइज ऑफ सीक्वेंस स्मॉल। सीक्वेंस का साइज जो है वो स्मॉल होगा। मतलब जैसे अभी अपन ने बोला था GAA TTC, GAA TTC, ऐसे रिपीट देखने को मिल रहे हैं अपनी, जिसमें 6 बेस पेयर का सीक्वेंस है। कितने बेस पेयर का सीक्वेंस है? 6। हो सकता है 4 वाला हो, ATTC, 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 ऐसे आपको देखने को मिल रहे हैं रिपीट बार बार। एक तो ये हो सकता है। इसमें क्या होगा? साइज ऑफ सीक्वेंस स्मॉल होगा। कितना होता है स्मॉल? स्मॉल ये होता है बेटा 2 से 6 बेस पेयर, 2 to 6 बेस पेयर। जबकि इसमें बात करें मिनी सैटेलाइट में, मिनी सैटेलाइट में साइज ऑफ सीक्वेंस क्या है? साइज ऑफ सीक्वेंस लार्ज। सीक्वेंस का साइज क्या है? लार्ज है। लार्ज है, जैसा अपन देख ले रहे हैं AATTGCATGC। तो ये पर रिपीट्स हैं। ये जो अपन ने बोला था ना इससे पहले कि रेपिटेटिव डीएनए में हैविंग पर्टिकुलर सीक्वेंस, जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, उनके साइज की बात कर रहे हैं अपन। कि मिनी सैटेलाइट में ये सिर्फ छोटे होते हैं, कि 6 के हो सकते हैं, 4 के हो सकते हैं, 2 से 6 के बीच में होते हैं। इसमें देखो आप कितने का है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 का है सीक्वेंस। कितना है? 12 का है। मतलब जो सीक्वेंस का साइज है वो बहुत बड़ा है। ये बार बार रिपीट हो रही है। सीक्वेंस का साइज क्या हो रहा है? बार बार रिपीट हो रहा है। समझ आए ये चीज? हालांकि ये पॉसिबल नहीं है, लिखना ये भी गलत है। सर क्यों गलत है? गलत इसलिए है कि साइज ऑफ सीक्वेंस जो है वो लार्ज है। लार्ज कितना लार्ज है? ये है 0.1 to 20 किलो बेस पेयर। किलो मतलब 1000 का गुणा करो, मतलब क्या होगा? ये है 100 से 220,000, 100 से 20,000 बेस पेयर। इतना बड़ा सीक्वेंस होता है ये, 100 से 20,000। अब इतना पॉसिबल है क्या लिखना? अगर आप एक ही लिखने चले, एक ही रिपीट, तो 100 तो इस पे अकेले ही आ जाएगा। फिर आप कैसे बता पाओगे कि बार बार रिपीट हो रहा है? इसलिए अपन ने 12 वाला बना दिया है ना। वैसे जनरली कितना होता है? 0.1 to 20 किलो बेस। चलो दूसरा पॉइंट देखते हैं। नंबर ऑफ रिपीट्स की बात करें, नंबर ऑफ रिपीट्स, इसमें क्या होंगे? लेस। एक तो रिपीट जो है, सीक्वेंस जो है, उनका साइज भी छोटा है और उनके नंबर भी रिपीट्स है। नंबर भी क्या है? कम। कि जैसे रिपीट्स कितने देखने को मिल रहे हैं? सिर्फ 50, सिर्फ 100, 70, 80। इसमें 1000, लाख, 1.5 लाख, 3 लाख ऐसे रिपीट्स देखने को मिल रहे हैं। तो नंबर ऑफ रिपीट्स भी ज्यादा है, नंबर ऑफ रिपीट्स भी ज्यादा होंगे इसमें। नंबर ऑफ रिपीट्स भी कैसे होंगे? मोर, ज्यादा होंगे। एग्जाम्पल जैसे 1 लाख मान लो, 1 लाख। इसमें कम होंगे, 100 मान लो, 150 मान लो। तो इसमें नंबर ऑफ रिपीट्स भी ज्यादा होते हैं। जीसी कंटेन की बात करेंगे, जीसी कंटेन,
जीसी कंटेन इसमें कैसा होगा, लेस, इसीलिए इसकी डेंसिटी भी क्या होगी, थोड़ी लेस। जबकि इसमें जीसी कंटेन क्या होगा, जीसी कंटेन हाई, ग्वानिन और साइटोसिन का कंटेन क्या होगा, हाई देखने को मिलेगा। तो समझ आया क्या तीन चीजें ली अपन ने, डीएनए सेगमेंट की लेंथ, ये नंबर ऑफ रिपीट जो है ना, ये लेंथ को ही मैं बता रहा हूं, समझे इस चीज को। नंबर ऑफ रिपीट्स जो है, नंबर ऑफ रिपीट्स कम है, 100 रिपीट्स है, तो डीएनए सेगमेंट कम है। और लाख रिपीट्स है पे डीएनए सेगमेंट कितना बड़ा होगा। तो वही मैं कह रहा हूँ, साइज डीएनए सेगमेंट जो है उसकी लेंथ, साइज ऑफ डीएनए सीक्वेंस जो है, साइज, ये वाले सीक्वेंस जो है इनका साइज इसमें बहुत बड़ा है, कितना है 0.1 to 20 किलो बेस, और इसमें 2 से सिर्फ 6 होते हैं। इस बेसिस पे तीसरा जीसी कंटेंट के बेसिस पे अपन ने सैटेलाइट डीएनए को 2 पार्ट्स में डिवाइड करा है, 2 पार्ट्स में डिवाइड करा है। कौन कौन से 2 पार्ट्स, एक तो माइक्रो सैटेलाइट, दूसरा मिनी सैटेलाइट। समझ आया। चलिए अभी बहुत इंपॉर्टेंट बात आ रही है, बहुत इंपॉर्टेंट बात आ रही है कि इसमें आप देखें ना, रिपीट्स जो है उनका सीक्वेंस कम है, 2 से 6, अपन ने 6 4 वाला दे रखा है, तो ये शॉर्ट है ना, कैसे है, स्मॉल है, शॉर्ट है, इसीलिए इनको बोला जाता है STR, शॉर्ट टैंडम रिपीट्स। क्या बोला जाएगा इनको, शॉर्ट टैंडम रिपीट्स। और इसमें आप देख रहे हो, इसमें आप देख रहे हो कि रिपीट्स का साइज बहुत ज्यादा है और बार बार रिपीट्स हो रहे हैं, वेरिएबल नंबर है ये, इनको बोला जाएगा VNTRs। VNTRs मतलब वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स, वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स, वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स, VNTRs। समझ पा रहे हो इस चीज को, वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स। और ये जो है ये हर पर्सन में अलग अलग होता है, हर इंडिविजुअल्स में ये नंबर्स जो हैं, बोला ना वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स, वेरिएबल कर रहा है ये, हर पर्सन टू पर्सन ये क्या करता है, वेरी करता है, हर पर्सन में अलग है, हर इंडिविजुअल्स में अलग है। यही काम आएगा आगे अपना, अभी बारी बारी से आप सब समझेंगे, देखिएगा। एक बार रिपीट करता हूँ क्योंकि लंबा टॉपिक है, एक बार में पूरा पढ़ेंगे तो दिक्कत होगी, तो एक बार शुरू से देखते हैं अपन ने क्या क्या पढ़ा अभी तक। सबसे पहले अपन ने देखा पर्पस क्या है। पर्पस ये है कि डीएनए बहुत बड़ा है, इसमें से 99.9% डीएनए कैसा होता है, सेम होता है, डिफरेंस सिर्फ 0.1% डीएनए में देखने को मिलता है, जो कि कितना होगा 3.6 × 10⁻6 बेस पे। अब इसका भी सीक्वेंस क्या है, नॉट पॉसिबल। क्यों, क्योंकि कॉस्टली मेथड है, टाइम बहुत लेता है, ये भी पॉसिबल नहीं है, तो अपने को दूसरी मेथड खोजनी पड़ी। किसने खोजी, एलेक्स जेफरी साहब ने खोजी, इसी को क्या बोला गया, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। अब प्रिंसिपल में बात कर रहे हैं, प्रिंसिपल में क्या बोला अपन ने बोला कि एक सेल से आपने डीएनए अलग करा, जीनोमिक डीएनए जिसको कहा। उस जीनोमिक डीएनए में 2 पार्ट होंगे, कोडिंग पार्ट, नॉन कोडिंग पार्ट। कोडिंग पार्ट प्रोटीन बनाता है, आगे चल के एक्सप्रेशन करेगा, जबकि नॉन कोडिंग पार्ट क्या होगा, प्रोटीन नहीं बनाएगा, पड़ा रहेगा, एक्सप्रेशन शो नहीं करेगा। ठीक है, इसी जीनोमिक डीएनए को जब आपने CSCl डेंसिटी सेंट्रीफ्यूगेशन से अलग करा, तो आपको डेंसिटी के अकॉर्डिंग टेस्ट ट्यूब में क्या मिले, 2 आपको बल्क देखने को मिले, 2 आपको बैंड देखने को मिले। एक बैंड बड़ा है, बल्क है, उसको बल्क डीएनए बोल दिया। प्राइमरी डीएनए ये कोडिंग पार्ट है, मेनली कौन सा पार्ट है, ये कोडिंग डीएनए है, कोडिंग पार्ट है जीनोमिक डीएनए का। दूसरा आपको छोटा सा बैंड देखने को मिलता है, जो जिसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा है, वो नीचे सेटल्ड मिलेगा, इसको क्या बोला जाएगा, सैटेलाइट डीएनए। इसी को क्या बोला जाएगा, सेकेंडरी डीएनए। इसी को क्या बोला जाएगा, सेकेंडरी डीएनए। ये मेनली क्या है, नॉन कोडिंग पार्ट है, मेनली ये क्या है, नॉन कोडिंग पार्ट है। फिर अपन ने बात करी कि सैटेलाइट डीएनए, तो सैटेलाइट डीएनए की डेंसिटी बहुत ज्यादा है, डेंसिटी के अकॉर्डिंग अलावा नॉन कोडिंग है, ये कौन सा पार्ट है, ये नॉन कोडिंग पार्ट है। तीसरा ये रेपिटेटिव डीएनए है। चौथा ये हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म शो करता है। तो जिसमें से अपन ने रेपिटेटिव डीएनए समझा, रेपिटेटिव डीएनए क्या है कि एक ऐसा डीएनए का सेगमेंट जिसमें कुछ पर्टिकुलर सीक्वेंस बार बार रिपीट हो रहे हैं, जिसमें कुछ पर्टिकुलर सीक्वेंस बार बार रिपीट हो रहे हैं, इसको आप बोल रहे हो रेपिटेटिव डीएनए। अब इसी रेपिटेटिव डीएनए
इसके साइज वाइज जो है उसके बेसिस पर सैटेलाइट डीएनए को दो पार्ट्स में अपन ने डिवाइड कर दिया है। कौन कौन से दो पार्ट्स? माइक्रो सैटेलाइट, मिनी सैटेलाइट। माइक्रो सैटेलाइट मतलब जिसमें सीक्वेंस का साइज क्या है, स्मॉल है, 2 से 6 बेस पेयर होंगे बस, बार बार जो रिपीट होंगे। इसमें जबकि मिनी सैटेलाइट में जो सीक्वेंस का साइज है बहुत ज्यादा होता है। अपन ने 12 का बनाया, जनरली होते कितने, वो 100 से 20,000, क्योंकि पॉसिबल नहीं है बोर्ड पे बनाना, इसलिए नहीं बनाएंगे। दूसरा, नंबर ऑफ रिपीट्स की भी बात करेंगे तो इसमें कम देखने को मिलते हैं। नंबर ऑफ रिपीट्स क्या होंगे, कम देखने को मिलेंगे। नंबर्स कम होंगे उनके, 50 हो सकते हैं, 100 हो सकते हैं, 150 हो सकते हैं। इसमें नंबर ऑफ रिपीट्स बहुत ज्यादा होंगे, लाख हो सकते हैं, 1.5 लाख हो सकते हैं, 2 लाख हो सकते हैं। जीसी कंटेंट इसमें लेस होता है, इसमें जीसी कंटेंट क्या होगा, हाई होगा। वही बात करेंगे, इसमें जो रिपीट्स हैं वो छोटे हैं, तो इसीलिए इनको क्या बोल दिया, शॉर्ट टैंडम रिपीट्स, एसटीआर। बहुत क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, आप पुराने नीट के क्वेश्चन उठा के देखिए, एसटीआर क्या है, कौन सा डीएनए का पार्ट होता है, किस डीएनए का पार्ट है, सैटेलाइट डीएनए का। सैटेलाइट डीएनए में भी कौन सा है, मिनी सैटेलाइट, माइक्रो सैटेलाइट का है। ये बहुत क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, उठा के देखिएगा आप लोग। उसके अलावा बीएनटीआर बात करिए अपन ने, वो मिनी सैटेलाइट का पार्ट है। बीएनटीआर मतलब वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट, नंबर बहुत ज्यादा है, नंबर ऑफ रिपीट जो है वो बहुत ज्यादा है, तो वेरिएबल करते हैं पर्सन टू पर्सन, इसीलिए इसके रिपीट्स को क्या बोल दिया है आपने, वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स। इतना समझ आया। अब आगे अपन चलेंगे, इसका चौथा पॉइंट जो अपन ने बोला था, सो हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। व्हाट इज द पॉलीमॉर्फिज्म, ये समझना है बस। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग हाथ में हो गया आपका, इसको बस समझना है कि ये क्या है, पॉलीमॉर्फिज्म। तो अपन एक अलग हेडिंग डालेंगे पॉलीमॉर्फिज्म की, देखिएगा। तो पॉलीमॉर्फिज्म की सबसे पहले डेफिनेशन की अगर बात करें, क्या है पॉलीमॉर्फिज्म? तो पॉलीमॉर्फिज्म जो है वो वेरिएशन है, वेरिएशन इन डीएनए ड्यू टू अराइज्ड बाय म्यूटेशन। म्यूटेशन से डीएनए में जो वेरिएशन आया है उसी को क्या बोल रहे हो आप, पॉलीमॉर्फिज्म। म्यूटेशन से डीएनए में जो वेरिएशन आया है उसी को क्या कहा जा रहा है, पॉलीमॉर्फिज्म। क्या है ये, डेफिनेशन लिखते हैं इसकी, वेरिएशन इन डीएनए, वेरिएशन इन डीएनए ड्यू टू अराइज्ड बाय म्यूटेशन। म्यूटेशन के कारण डीएनए में जो वेरिएशन आया है उसको क्या बोला जा रहा है, पॉलीमॉर्फिज्म। म्यूटेशन के कारण डीएनए में जो वेरिएशन आ रहा है उसे क्या बोला जा रहा है, पॉलीमॉर्फिज्म। समझते हैं इसको, जरा समझिए। मान लो आपके पास डीएनए है, आपके पास डीएनए है, डबल स्टैंडर्ड ही होता है ना डीएनए, कि सिंगल स्टैंडर्ड होता है, डबल स्टैंडर्ड। अब इसमें दो पार्ट होते हैं, आपको पता है। एक तो कोडिंग होता है, जो कि कोड करता है, जो कि एक्सप्रेशन करेगा आगे चल के, जो एक्सप्रेस्ड होगा, जो प्रोटीन बनाएगा, वो कोडिंग पार्ट। और कुछ इसमें क्या रहता है डीएनए में, नॉन कोडिंग पार्ट रहता है, नॉन कोडिंग पार्ट रहता है। मान लो यहां पे कोई सीक्वेंस है आपका GAATTC, नॉन कोडिंग में मान लो एक सीक्वेंस है अपने पास ATTGGC, मान लिया है अपन ने ये चीज। पॉलीमॉर्फिज्म अपन समझ रहे हैं क्या होता है पॉलीमॉर्फिज्म। तो एक डीएनए है, उसमें कोडिंग नॉन कोडिंग, अपन दोनों को साथ में लेके पढ़ रहे हैं। पॉलीमॉर्फिज्म कैसे शो कर रहे हैं, नॉन कोडिंग में कैसा दिखेगा, कोडिंग में कैसा दिखेगा, ये बात अपन कर रहे हैं। कि मान लो कोडिंग पार्ट है, इसमें एक सीक्वेंस है, नॉन कोडिंग पार्ट है, इसमें ये सीक्वेंस। अब म्यूटेशन हुआ किसी कारणवश, म्यूटेशन के बहुत सारे रीजन हैं, ये आपको अलग चैप्टर में देखने को मिलते हैं, जेनेटिक्स में देखने को मिलते हैं, वहां भी मिलते हैं, यहाँ भी मिलते हैं इस चैप्टर में। तो उस पर अभी नहीं जाना चाह रहा हूं मैं म्यूटेशन, सिर्फ मैं बताना चाह रहा हूं कि म्यूटेशन मान लो हुआ, इसमें म्यूटेशन हुआ, तो म्यूटेशन हुआ मान लो इस वाले पॉइंट पे मिलनी, ये इसकी जगह ए की जगह आ गया मान लो सी, तो कैसा देखने को मिलेगा ये GAC
ATC, ये म्यूटेंट हो गया है, यहाँ पे म्यूटेशन हो गया है। इधर बात करते हैं कि मान लो इस जगह पे ही म्यूटेशन हुआ, T की जगह आ गया A, मान लो यहाँ पे म्यूटेशन हुआ, ये क्या होगा T की जगह मान लो A आ गया है, GGC। तो क्या देखने को मिल रहा है, सीक्वेंस चेंज हुआ ना, म्यूटेशन से क्या हुआ, सीक्वेंस चेंज हुआ है। अब ये कौन सा पार्ट है, कोडिंग पार्ट। कोडिंग पार्ट में अगर सीक्वेंस में चेंज होगा तो ये क्या करेगा, प्रोटीन चेंज कर देगा। सिकल सेल एनीमिया आपने पढ़ा होगा, सिर्फ एक एमिनो एसिड ही तो चेंज हो रहा था, सिर्फ एक ही चेंज हुआ था ना। वो जैसे ही बेस पेयर चेंज हुआ तो आपका एमिनो एसिड पूरा बदला गया। एमिनो एसिड बदलाया तो सिकल सेल जो आरबीसी थी आपकी कैसी हो गई थी, सिकल शेप्ड की हो गई थी। ये दिखने में सिंपल है कि सिर्फ एक आपका बेस पेयर चेंज हो रहा है, पर ये बहुत कुछ कर सकता है कोडिंग रीजन में अगर है तो, क्योंकि ये एक्सप्रेस होगा, प्रोटीन बनाएगा। तो मान लो ये जब म्यूटेशन हुआ तो ये क्या हो गया, चेंज हो गया सीक्वेंस। सीक्वेंस क्या हो गया, चेंज। अच्छा, सीक्वेंस अगर चेंज है तो इसका प्रोटीन भी क्या हो जाएगा, चेंज। इसका प्रोटीन क्या हो जाएगा, चेंज। प्रोटीन क्या हो जाएगा, चेंज। अब प्रोटीन मान लो चेंज हुआ, ये और कोई सा प्रोटीन बनाने लगा, इसका एक्सप्रेशन अलग हुआ। तो ये दो तरीके का हो सकता है, एक तो हार्मलेस है मान लो, एक कैसा है, हार्मलेस है, हार्मलेस। तो ये तो क्या होगा, हार्मलेस अगर है तो न्यू जनरेशन में चला जाएगा। मान लो कोई म्यूटेशन हुआ जो हार्मलेस है, वो न्यू जनरेशन में चला गया। पर अगर ये म्यूटेशन मान लो हार्मफुल हुआ, फिर क्या होगा, जैसे सिकल सेल में होगा, थैलेसीमिया में होता है। अगर मान लो ये हार्मफुल हुआ, ये म्यूटेशन हार्मफुल हुआ तो डेथ भी हो जाती है। क्या हो गया, डेथ भी हो सकती है। जो आपका इंडिविजुअल्स है वो मर भी सकता है। तो क्या ये म्यूटेशन अगली जनरेशन में जा पाएगा, नहीं जा पाएगा। मैंने सिंपल बोला आपसे कि पॉलीमॉर्फिज्म मैं आपको समझा रहा हूं, तो मैंने आपसे कहा डेफिनेशन बताई कि डीएनए में जो वेरिएशन हो रहा है इसके कारण से, म्यूटेशन के कारण, उसको आप बोल रहे हो पॉलीमॉर्फिज्म। तो कोडिंग नॉन कोडिंग का अलग मैं समझा रहा हूं कि आपका डीएनए है जिसमें कोडिंग पार्ट भी है, नॉन कोडिंग पार्ट भी है। कोडिंग पार्ट में अगर म्यूटेशन होगा तो वो प्रोटीन चेंज कर देगा। प्रोटीन चेंज करा, अगर वो हार्मलेस हुआ तो न्यू जनरेशन में चला जाएगा, पर अगर वो हार्मफुल हुआ तो न्यू जनरेशन में नहीं जाएगा, मतलब वो म्यूटेशन भी खत्म। अगर इंसान खत्म तो म्यूटेशन ऑब्वियस बात है खत्म हो जाएगा। अरे होगा कि नहीं, ठीक सुनना। और ज्यादातर, एक और बात, ज्यादातर कोडिंग पार्ट के जो म्यूटेशन है वो हार्मफुल ही होंगे। मतलब ये समझ लो 90% केसेस में ये म्यूटेशन खत्म हो जाते हैं। म्यूटेशन हुआ, आदमी मरा और खत्म म्यूटेशन। पर अगर मैं इसकी बात करूं, किसकी, नॉन कोडिंग पार्ट की, तो ये म्यूटेशन मान लो हुआ तो क्या ये प्रोटीन बना रहा था क्या, नॉन कोडिंग पार्ट नहीं बना रहा है, तो ये नॉट प्रोड्यूस प्रोटीन, प्रोटीन प्रोड्यूस्ड ये नहीं करेगा। और प्रोटीन अगर ये प्रोड्यूस नहीं कर रहा तो ये कहां चला जाएगा, ऑब्वियस बात है ये नेक्स्ट जनरेशन में तो जाएगा ही। ये क्या होगा, नेक्स्ट जनरेशन में तो जाएगा ही, 100% श्योर है ये बात। इसमें 90% केसेस में हार्मफुल म्यूटेशन होते हैं, डेथ हो जाती है कोडिंग पार्ट में अगर हुआ है। और नॉन कोडिंग में अगर हुआ है तो क्या होगा, नेक्स्ट जनरेशन में कंफर्म जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट जनरेशन में कंफर्म जा रहा है तो ये आप समझो ना, पीढ़ी दर पीढ़ी की बात कर रहा हूं कि परदादा के समय से बात हो रही है। 10 पीढ़ी पहले से ले लो आप, 10 पहले पीढ़ी कोई म्यूटेशन हुआ होगा, तो जब 10 पहले पीढ़ी कोई म्यूटेशन हुआ तो हो सकता है वो दादा मर ही गए हों। अरे हार्मफुल अगर हुआ, कोडिंग वाले रीजन में हुआ तो मर गए होंगे। पर अगर मान लो वो म्यूटेशन जो है वो नॉन कोडिंग वाले रीजन में हो रहा है तो क्या वो मरेंगे, नहीं। वो क्या होगा, म्यूटेशन चला आएगा, पीढ़ी दर पीढ़ी नीचे चला आएगा। तो देखने को क्या मिलेगा कि नॉन कोडिंग वाले डीएनए में जो म्यूटेशन हो रहा है ये पीढ़ी दर पीढ़ी, जनरेशन टू जनरेशन एक्यूमुलेट होता जाता है। जनरेशन टू जनरेशन क्या होगा, ये एक्यूमुलेट होगा। तो ये नेक्स्ट जनरेशन में जा रहा है, मतलब ये क्या हो जाएगा, एक्यूमुलेट, एक्यूमुलेट इन जनरेशन। समझो आप, म्यूटेशन जो मैं बहुत पीढ़ियों की बात कर रहा हूं भाई। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में आप आपके
पीढ़ियों का भी पता लगाते हैं ना, जनरेशन का पता लगाते हैं। आप आपके फादर से मैच करते हैं, आपका फिंगरप्रिंटिंग जब डीएनए प्रोफाइलिंग कराते हैं तो फादर से मैच होती है कि नहीं? क्यों हो रही है? एक्यूमुलेट, वो अपन बता रहे हैं क्यों हो रही, वो आगे आ रहा है। बस अभी सिर्फ इतना समझो आप कि नॉन कोडिंग पार्ट में अगर म्यूटेशन हो रहा है तो वो एक्यूमुलेट होता चला जाएगा। वो क्या होता चला जाएगा? एक्यूमुलेट। कोई हार्म तो है नहीं है, तो ये पड़ा हुआ है, चला जा रहा है, एक्यूमुलेट हुआ जा रहा है, एक्यूमुलेट हुआ जा रहा है। जबकि अगर कोडिंग में हुआ तो क्या होगा? कोडिंग में हुआ तो क्या होगा? मर जाएगा इंसान ज्यादातर केसेस में। अगर हार्मलेस हुआ, जो कि बहुत कम है, 10% केसेस में होता है कि हार्मलेस है, तो बच जाएगा आदमी, तो जनरेशन में चला जाएगा। लेकिन अगर हार्मफुल हुआ तो आदमी मर गया, म्यूटेशन खत्म। लेकिन ये म्यूटेशन बना हुआ है। तो आप क्या देख रहे हैं? नॉन कोडिंग पार्ट में जो है ये म्यूटेशन, अलग अलग म्यूटेशन है कि नहीं? ये अलग अलग म्यूटेशन जो है, अलग अलग वेरिएशन है, ये एक्यूमुलेट हो गए, ये अलग अलग एक्यूमुलेट हो गए। अलग अलग म्यूटेशन जो है वो क्या हो गए हैं? एक्यूमुलेट। पॉलीमॉर्फिज्म, मॉर्फिज्म मतलब रूप, पॉली मतलब ज्यादा। तो देखो ना क्या हो गया है? एक्यूमुलेट हो रहे हैं। क्या? म्यूटेशन, धीरे धीरे म्यूटेशन क्या हो गए? पीढ़ी दर पीढ़ी एक्यूमुलेट हो गए हैं। मतलब मॉर्फिज्म जो है वो बहुत वेरी कर रही है। पॉलीमॉर्फिज्म यही है बेटा, सिंपल बात। व्हाट इज द पॉलीमॉर्फिज्म? दिस इज अ पॉलीमॉर्फिज्म। कि कोडिंग पार्ट में जो है, कोडिंग पार्ट में भी हो सकती है, उसको मैं डिनाई नहीं कर रहा हूं, पर कोडिंग पार्ट में ज्यादातर क्या होगी? हार्मफुल होगी, तो उससे आदमी मर जाएगा। तो इसमें एक्यूमुलेट नहीं हो पाती, हो थोड़ी बहुत होती है, लेकिन इसमें सारी एक्यूमुलेट होगी। ये वेरिएबल शो करेगा। ये क्या करेगा? वेरिएबल। कौन सा? नॉन कोडिंग पार्ट। देखो ना जरा, क्या बोला मैंने? नॉन कोडिंग पार्ट जो है ये पॉलीमॉर्फिज्म ज्यादा शो करेगा। तो वही तो मैंने बोला था आपसे चौथे पॉइंट में, सो हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। सैटेलाइट डीएनए जो है वो हाई डिग्री पॉलीमॉर्फिज्म क्यों शो कर रहा है? क्योंकि नॉन कोडिंग पार्ट है। म्यूटेशन जो है पीढ़ी दर पीढ़ी चला जा रहा है, कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा है, एक्यूमुलेट हो रहा है, इसीलिए हाई डिग्री की पॉलीमॉर्फिज्म। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कि ये हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म जो है यही बेसिस है किस चीज का? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का। बेसिस ऑफ डीएनए फिंगर प्रिंटिंग। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का बेसिस यही है। क्या? हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म जो शो कर रहा है यही बेसिस है। इसी बेसिस पे अपन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को समझ लेंगे, खत्म कर देंगे। लास्ट पॉइंट है कुछ, एक आध स्लाइड और जाएगी और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग आपका खत्म होगा। सिंपल बात। चलो समझते हैं। सैटेलाइट डीएनए हो गया है, ये आपका पॉलीमॉर्फिज्म हो गया है। ये सारी चीजें अपन ने पढ़ी। अब एक मैं आपको फ्लो चार्ट बनवा रहा हूं फिंगरप्रिंटिंग को समझने के लिए। तो मान लो आपको टू इंडिविजुअल्स में डिफरेंस फाइंड आउट करना है। तो अपन को कौन सा पार्ट लेना पड़ेगा जहां पर डिफरेंस मिलने के ज्यादा चांसेस हो? आपको फोकस कहां करना पड़ेगा बेटा? फोकस रीजन कौन सा होगा? फोकस रीजन कौन सा होगा? फोकस रीजन वो होगा जहां पर चांसेस ज्यादा है। किस चीज के? फोकस रीजन वो वाला होगा जहां पर चांस ऑफ डिफरेंस ज्यादा है। चांस ऑफ डिफरेंसेस ज्यादा है, उसी रीजन को फोकस करना है। अपन को नहीं करना 99.9% डीएनए को। अपन को कहां फोकस करना है? जहां पे चांसेस ज्यादा है। किस चीज के? डिफरेंसेस के, वहां फोकस करना है। अच्छा, वो रीजन अपन को समझ आ गया, कौन सा है? सैटेलाइट डीएनए। वो रीजन कौन सा है? सैटेलाइट डीएनए है। वो रीजन कौन सा है? सैटेलाइट डीएनए। अच्छा, सैटेलाइट डीएनए में भी दो तरीके के डीएनए थे, एक तो माइक्रो सैटेलाइट और एक मिनी सैटेलाइट। माइक्रो सैटेलाइट में तो शॉर्ट टैंडम रिपीट्स है, ये ज्यादा पर्सन में उतने वेरी नहीं करते, लेकिन ये पर्सन टू पर्सन वेरी करते हैं, वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स रहते हैं। तो अपन सैटेलाइट डीएनए में भी किस डीएनए पे फोकस करेंगे? मिनी सैटेलाइट पे। किस पे फोकस करना है? मिनी सैटेलाइट डीएनए, इस पे अपन को फोकस करना है।
तो यही मिनी सैटेलाइट डीएनए जो है, जो अपन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करते हैं, जो टेक्निक यूज करते हैं, उसमें बाकी सारा डीएनए हटा देते हैं। सिर्फ किसको अपन वेरीफाई करते हैं, किसका एनालाइज करते हैं, मिनी सैटेलाइट डीएनए का। क्यों करते हैं ये पूरा बता चुका हूं, क्योंकि सबसे ज्यादा डिफरेंसेस जो देखने को मिल सकते हैं, चांसेस हैं, वो कहाँ होंगे, मिनी सैटेलाइट में। कहाँ पे होंगे वो, मिनी सैटेलाइट में होंगे। इसीलिए फोकस कहाँ करना है अपन को, मिनी सैटेलाइट डीएनए पर करना है। ये समझ आया। आगे चलते हैं। यूज करना सिखाता हूं मैं आपको, कैसे यूज करेंगे मिनी सैटेलाइट यूज्ड इन डीएनए फिंगर प्रिंटिंग। कि मिनी सैटेलाइट का यूज डीएनए फिंगर प्रिंटिंग में कैसे करोगे, वो अपन को देखना है। और ये इसके साथ ही आप डीएनए फिंगर प्रिंटिंग समझ लोगे, सिंपल बात। तो मान लो अपने पास दो इंडिविजुअल्स, इंडिविजुअल्स ए और एक इंडिविजुअल्स बी। दोनों में अपन ने मान लिए कि रिपीट्स जो हैं वो कितने हैं, रिपीट्स जो है वो कितने हैं, हजार हजार मान लिए। रिपीट्स कितने हैं, इसमें भी 1000 रिपीट्स हैं, इसमें भी कितने रिपीट्स हैं, 1000 रिपीट्स हैं। रिपीट्स दोनों में माने 1000 है, लेकिन म्यूटेशन सेम नहीं होगा। भाई जरूरी है जो म्यूटेशन मेरे में हुआ वो आप लोगों में हो, या जरूरी है जो म्यूटेशन मेरे में हुआ वो तीसरे व्यक्ति में भी हो? म्यूटेशन तो सब में अलग अलग होंगे ना। तो इसमें अपन ने मान लो म्यूटेशन हुआ 24th पोजीशन पे। कहाँ पे हुआ, 24th पोजीशन पे हुआ, 499th पोजीशन पे हुआ और 600 इस पोजीशन पे हुआ मान लो। और इसमें म्यूटेशन अपन ने मान लो 100 पे हुआ, 190 पे हुआ, 205 पे हुआ। क्या बोला मैंने आपसे, 2 इंडिविजुअल्स हैं, उनका डीएनए है कौन सा वाला, मिनी सैटेलाइट वाला डीएनए। कौन सा डीएनए है, मिनी सैटेलाइट डीएनए। नंबर दोनों में अपन ने मान ली रिपीट सेम है 1000, पर म्यूटेशन थोड़ी सेम होंगे। म्यूटेशन तो वेरी करते हैं सब में। तो इसमें मान लो म्यूटेशन कितने हैं, एक तो 24वीं पोजीशन पे, एक 499 पोजीशन पे और एक 600वीं पोजीशन पे। इसमें 100 पे है, 190 पे है, 205 पे, अलग अलग जगह है। इतना समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, समझ आया समझ। इसमें थोड़ा कंफ्यूज करोगे आप लोग या हो सकते हो, क्योंकि 1000 रिपीट्स बहुत बड़ी बात है, अपन नहीं बता पाएंगे। अपन 10 रिपीट लेके चलते हैं। हालांकि 10 रिपीट बहुत छोटे हैं, पर समझने के लिए लेके चल रहा हूं मैं केवल, कि मान लो 10 रिपीट है। कितने रिपीट हैं, 10। पहले 10 से समझेंगे, 10 रिपीट्स हैं। इसमें मान लो कितने हैं, इसमें भी 10 रिपीट्स। अब म्यूटेशन जो हुआ है वो मान लो इसमें हुआ है सेकंड में, 4th में और 6th में। इसमें हुआ है पहले में, 5वें में, 9वें में। म्यूटेशन कहाँ हुआ है, म्यूटेशन 2nd, 4th एंड 6th। उसमें म्यूटेशन कहाँ हुआ, 1, 5 एंड 9। बस ये भी म्यूटेशन ही था 1000 का। थोड़ा टफ पड़ेगा समझना, पहले ये समझ लो, इससे आपको क्लियर हो जाएगा 1000 वाले में भी क्या होगा। कॉन्सेप्ट यही चलेगा। तो मान लो ये म्यूटेशन हुआ कौन से पे, 2nd, 4th पोजीशन पे, 4th पे और 6th पे। इसमें किस पे हुआ, 1, 5 एंड 9 पोजीशन पे। ठीक है, मैं एक चीज ले रहा हूं जरा इधर, आपको BNTR प्रोब्स के बारे में समझा रहा हूँ। व्हाट इज द BNTR प्रोब्स? BNTR प्रोब्स क्या होते हैं? तो जैसे जैसे अपन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में पढ़ रहे थे, जैसे जैसे अपन को डीएनए के बारे में पता करा, तो साइंटिस्टों ने क्या कर, कुछ ऑलरेडी रेडीमेड प्रोब्स तैयार कर लिए हैं। BNTR के क्या तैयार कर लिए हैं, प्रोब्स। जनरली उन्होंने क्या करा, एनालाइज करा
कि कौन कौन से रिपीट्स देखने को मिल रहे हैं। मैंने बोला ना कि पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे हैं नॉन कोडिंग वाले में, तो उन्होंने सबको एनालाइज किया। तो कुछ उनके दिमाग में आया कि यार ये वाले जो सिक्वेंस ये बार बार रिपीट और हर इंडिविजुअल्स में जनरली देखने को मिलते हैं और रिपीट्स बार बार देखने को मिल रहे हैं। तो उन्होंने क्या करा, उसका कॉम्प्लीमेंट्री प्रोब्स तैयार कर लिए। उसके क्या तैयार कर लिए हैं, कॉम्प्लीमेंट्री प्रोब्स तैयार कर लिए हैं। समझ पा रहे हो कि जैसे अपन भी यूज कर रहे हैं, एक सीक्वेंस है, एक BNTR था अपना, वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट जो था, GAATTC जो था अपना, ये बार बार अपन देखने को मिल रहे हैं कि बार बार हर इंडिविजुअल्स में देखने को मिल रहे हैं। तो साइंटिस्टों ने क्या करा, इसके आधार पर BNTR के प्रोब्स तैयार कर लिए। इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, DNA, G का कॉम्प्लीमेंट्री C, A का कॉम्प्लीमेंट्री T, A का T का A G, ये तैयार कर लिया। तो इसके प्रोब्स तैयार कर लिए हैं, इसके क्या कर लिए हैं, प्रोब्स तैयार करे हैं। तो BNTR प्रोब्स क्या है, BNTR प्रोब्स हैं कि इन लैब बी प्रोड्यूस्ड कॉमनली फाउंडेड, जो जनरली फाउंडेड होते हैं, जनरली देखने को मिलते हैं, कॉमनली फाउंडेड BNTR प्रोब्स विच इज रेडियो एक्टिव, जो क्या है, रेडियो एक्टिव, जो क्या है, रेडियो एक्टिव, विच इज रेडियो एक्टिव। कि अपन ने एक BNTR प्रोब तैयार किया है जो रेडियो एक्टिव है। ऐसे अपन ने एक प्रोब तैयार कर लिया। प्रोब क्या था, CTTAAG, CTTAAG, CTTAAG। और इसको क्या कर दिया है अपन ने, रेडियो एक्टिव बना दिया है। इसको क्या कर दिया है अपन ने, रेडियो एक्टिव बनाया है। अच्छा, ये BNTR प्रोब जो है वो किसके कॉम्प्लीमेंट्री है, BNTR के कॉम्प्लीमेंट्री है। इतना समझ आया। BNTR प्रोब्स अपन ने तैयार करे हैं, ऑलरेडी लेबोरेटरीज में देखने को मिलते हैं। जहां भी DNA फिंगरप्रिंटिंग होती है वहां BNTR प्रोब्स देखने को मिलते हैं। समझ रहे हो। अब चलो इस पे अप्लाई करना सिखाता हूं मैं तुम्हें। इससे समझ आओ। दो इंडिविजुअल्स लिए अपन ने, ए और बी, इंडिविजुअल्स ए, इंडिविजुअल्स बी। BNTR क्या क्या थे, सीक्वेंस जो रिपीटेड सीक्वेंस था वो कौन सा था, GAATTC। कितने रिपीट थे, 10। कितने रिपीट्स थे, 10। अपन 10 बना सकते हैं। ये 10 सीक्वेंस है, मान लो रिपीटेटिंग सीक्वेंस जो है 10 रिपीट्स हैं, GAATTC 10 बार। सेम अपन ने बी इंडिविजुअल्स में भी माना यही थे, तो 10 अपन मान ले रहे। नंबर लिख रहा हूँ मैं सिर्फ यहाँ पे, रिपीट नहीं कर रहा हूँ। 3 4 5 6 7 8 9 10। अच्छा, क्या बोला था मैंने, इधर देखो कि 10 रिपीट वाले इंडिविजुअल्स ए में म्यूटेशन कहाँ कहाँ हुआ था, सेकंड पर, फोर्थ पर और सिक्स्थ पर। तो इसके सेकंड वाले पर, इस पर म्यूटेशन हुआ,
फोर्थ पर कौन सा था? सेकंड, फोर्थ एंड सिक्स्थ। सेकंड, फोर्थ और सिक्स्थ वाले पर क्या हुआ? म्यूटेशन देखने को मिला। जबकि इसके कौन से पर म्यूटेशन देखने को मिला है? फर्स्ट, फिफ्थ और नाइन्थ। अरे देखने को मिला कि नहीं? ठीक है। अब क्या हुआ, ये सैंपल जो है ये गए कहां पर? लेबोरेटरी में। वहां पर बीएनटीआर पहले से तैयार है। बीएनटीआर के प्रोब्स क्या है? पहले से तैयार है बेटा। ठीक है, हाँ सर तैयार है। अब बीएनटीआर के प्रोब्स जब आप इस पर डालोगे तो कॉम्प्लीमेंट्री है ना ये एक दूसरे के। भाई बीएनटीआर प्रोब्स पढ़े थे अपन ने। ये बीएनटीआर प्रोब्स, ये आपका बीएनटीआर है, इसका प्रोब्स ये पहले से तैयार है। और ये कैसा है? रेडियो एक्टिव है। ये कैसा है? रेडियो एक्टिव। अब ये आपने क्या करा? इस पे डाल दिया। ये आपने क्या करा? इस पे डाला। तो पहला वाला जो बीएनटीआर प्रोब्स था वो इसका कॉम्प्लीमेंट्री होगा कि नहीं? वो चिपक जाएगा इस। अरे इससे चिपकेगा कि नहीं? हाँ सर चिपक जाएगा। तो इससे तो बीएनटीआर जो प्रोब्स है वो चिपक जाएगा इससे। क्या इससे चिपक पाएगा? नहीं। क्यों? अरे म्यूटेशन हो गया ना। मान लो एक ही जगह सी आ गया तो क्या वो कॉम्प्लीमेंट्री है इसका? सर नहीं है कॉम्प्लीमेंट्री। और कॉम्प्लीमेंट्री है तो चिपक पाएगा क्या? नहीं चिपकेगा ना। तो इस जगह पर बीएनटीआर प्रोब नहीं होगा। यहां होगा क्या? हाँ यहां बीएनटीआर प्रोब्स होगा। यहां होगा क्या? नहीं होगा। यहां होगा क्या? बीएनटीआर प्रोब्स। हाँ यहां पे नहीं। यहां होगा? हाँ सर होगा। यहां पे होगा कि नहीं? यहां भी होगा। यहां भी होगा कि नहीं होगा? इनमें अगर बात करें इस वाले में तो पहले वाले पे क्या वो कॉम्प्लीमेंट्री हो पाएगा? नहीं। दूसरे पे होगा? हाँ होगा। तीसरे पे होगा? हाँ। चौथे पे, पांचवें पे नहीं हो पाएगा। छठवें पे होगा, सातवें पे होगा, आठवें पे होगा, नौवें पे नहीं। समझ रहे हो कि नहीं? अच्छा बीएनटीआर प्रोब्स कैसे थे बेटा? रेडियो एक्टिव। रेडियो एक्टिव है, कॉम्प्लीमेंट्री चिपक गए हैं रिपीट से। रिपीट से क्या हो गए? वो चिपक गए। अब जब आप उसको ऑटो रेडियोग्राफी करोगे, आप उसकी क्या करोगे? ऑटो रेडियोग्राफी। तो ऑटो रेडियोग्राफी में क्या होता है? जो रेडियो एक्टिव मटेरियल वो आपका क्या करेगा? चमकेगा, साइन करेगा। तो अब ये बैंड देखेंगे। क्या देखेंगे आपको? बैंड। तो इंडिविजुअल्स ए में कितने बैंड देखेंगे? कौन कौन सी पोजीशन पे दिखेगा? चलो आओ देखते हैं। इंडिविजुअल्स ए में पहली पोजीशन पे दिखेगा बैंड। और कहां दिखेगा? तीसरी पे। क्या दूसरी पे देखने को मिलेगा? नहीं। क्यों? अरे रेडियो एक्टिव बीएनटीआर प्रोब चिपका ही। जब चिपकेगा नहीं तो साइन करेगा क्या? नहीं कर पाएगा। तो यहां मिलेगा तीसरे पे, पहले पे, तीसरे पे। और चौथे पे मिलेगा क्या? हाँ सर मिलेगा। पांचवें पे मिलेगा क्या? अच्छा चौथे पे नहीं है। हाँ ठीक है, पांचवें पे आएगा डायरेक्ट। कहाँ आएगा? फिफ्थ पे आएगा सीधा। क्या छठवें पे मिलेगा? हाँ सर नहीं मिलेगा। सेवेंथ पे मिलेगा ये। और कहाँ मिलेगा? एट्थ पे। और कहाँ मिलेगा? नाइन्थ पे। और कहाँ मिलेगा? टेंथ पे। समझ रहे हो? इसको थोड़ा सुंदर सा बनाते हैं ताकि इजी वे में समझ आए आप लोगों को। दोनों जगह पोजीशन बना ले रहे हैं अपन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसमें कहाँ बैंड देखने को मिलेंगे? इंडिविजुअल्स वन में पहले पे मिलेगा बैंड, तीसरे पे मिलेगा, पांचवें पे मिलेगा, सातवें पे मिलेगा, आठवें पे मिलेगा, नवें पे मिलेगा और 10वें पे मिलेगा। इसमें दूसरे पे मिलेगा, तीसरे पे मिलेगा, चौथे पे मिलेगा, पांचवें पे नहीं मिलेगा, छठवें पे मिलेगा, सातवें पे मिलेगा, 8 पे मिलेगा और 10 पे मिलेगा। अरे समझ आया डिफरेंसेस? देखा आपने? बैंड अलग अलग है कि नहीं? लोकेशन अलग अलग है कि नहीं है उनकी? यही तो प्रिंसिपल है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का। यही तो क्या है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का? प्रिंसिपल है। यही डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का क्या है?
प्रिंसिपल है। समझ आया ये चीज कि बीएनटीआर प्रोब्स क्या है, बीएनटीआर प्रोब्स का यूज क्या है, कैसे ऑटो रेडियोग्राफी होगी, ये सब चीज। ऐसे आप डिफरेंसेस फाइंड आउट कर सकते हो टू इंडिविजुअल्स में। ठीक है, करते हैं कुछ डिफरेंसेस फाउंड, देखते हैं। मान लो आपके पास एक क्वेश्चन है, एक क्राइम सीन है। क्या है आपके पास? एक क्राइम सीन है। उस क्राइम सीन पे आपको क्या मिला? एक हेयर सेल मिली। क्या मिली? हेयर सेल। ठीक है, यहां पे एक हेयर सेल मिली, अपन ने उस सैंपल को नाम दे दिया एक्स। उसके हेयर सेल को क्या दे दिया अपन ने? एक्स नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया है? एक्स। अब इस एक्स की अपन ने क्या करी? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करी। इस एक्स की अपन ने क्या कर ली? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करी। तो इसकी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करने पर अपन को बैंड्स देखने को मिले। मान लो ऐसे बैंड्स देखने को मिले अपन को। आओ देखते हैं। ये बैंड्स देखने को मिले क्राइम सीन पर। क्राइम सीन पर आपको एक हेयर सेल मिली। उस हेयर सेल की जब आपने डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करी तो आपको ये बैंड्स देखने को मिले। अब आपने क्या करा? पूरा इन्वेस्टिगेशन करा। आपने क्या करा? पूरे क्राइम सीन का इन्वेस्टिगेशन करा और आपके 2 सस्पेक्ट निकल के आए। कितने सस्पेक्ट निकल के आए? 2। एक सस्पेक्ट विक्रांत है, एक सस्पेक्ट शर्मा है। मान लो 2 सस्पेक्ट निकल के आए। एक सस्पेक्ट विक्रांत है, एक सस्पेक्ट शर्मा है। अब आप क्या करोगे? वो बोलते हैं ना डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करके देखो किससे मिल रहा है, कैसे पकड़ते हैं वो देखते हैं अपन। ये चीज पूरी प्रिंसिपल वही है, सब कुछ वीएनटीआर सब वही करेंगे। विन्नी ये पूरी मेथड को लगाई होगी तो ये बैंड्स निकल के आए। अब जब 2 सस्पेक्ट मिले, एक और 2 इनका देखने को मिला। चलो आओ, जब इसके आपने देखा, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करी, इसके बैंड्स आपको देखने को मिले। ऐसे। और जब दूसरे वाले पे आपने देखा शर्मा, दूसरा सस्पेक्ट जो है आपका शर्मा, जब आपने उसके बैंड देखे, जब उसकी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग आपने करी तो आपको ऐसे बैंड देखने को मिले। ये क्राइम सीन पर आपको एक हेयर सेल मिली। उसकी जब आपने डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करी तो आपको ये दिखा, यार इसके बैंड तो ऐसे दिख रहे हैं। और जब आपने इन्वेस्टिगेशन करा, आपके सामने 2 सस्पेक्ट निकल के आए, एक विक्रांत और एक शर्मा। जब दोनों की डीएनए फिंगरप्रिंटिंग आपने करी, ये और ये, तो इन दोनों में से कल्प्रिट कौन है? बताओ। जिसकी डीएनए प्रोफाइल जो है वो सस्पेक्ट क्राइम सीन से मिली है, आपको मैच हो रही है, वो आपका क्या होगा? सस्पेक्टेड, या फिर क्रिमिनल होगा, कल्प्रिट होगा। तो ये मैच कर रही है कि नहीं? ये मैच कर रही है बेटा। अगर ये मैच कर रही है तो कल्प्रिट कौन है? शर्मा कल्प्रिट है, क्योंकि विक्रांत कभी कल्प्रिट नहीं हो सकता। क्यों? उसका देखो ना डीएनए अलग है। समझ आया? तो ऐसे डीएनए, ये सेम एग्जैक्ट एग्जांपल एनसीईआरटी में दे रखा है आपका, पूछा है। सी क्राइम सीन से जो दे रखा है आपका, सी वाला दे रखा है, और 2 लोगों के दे रखे हैं बी और ए। उनका आप मैच करके देखिएगा तो पता चलेगा आपको किसका मैच हो रहा है। समझ आया ये चीज? तो ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग अभी एक स्टेप हुई, मैंने बोला था 2 स्टेप में पढ़ाऊंगा। पहली स्टेप प्रिंसिपल, दूसरी स्टेप कि क्या क्या स्टेप्स आप फॉलो करोगे। तो ये सिर्फ पहली स्टेप हुई है प्रिंसिपल, पहली बड़ी है, दूसरी स्टेप 10 मिनट की बस। चलो तो अब स्टेप्स देखते हैं। किसकी स्टेप्स? स्टेप्स ऑफ डीएनए
फिंगर प्रिंटिंग की डीएनए फिंगर प्रिंटिंग करते कैसे हो। जैसे अभी अपन ने क्राइम सीन के बारे में तुम्हें बता दिया बेटा, क्राइम सीन के बारे में तुम्हें मैंने बताया कि आपको क्राइम सीन पे हेयर सेल मिला, आपने ये तैयार कर लिया। अरे ये ऐसा थोड़ी तैयार हो जाता है, कुछ स्टेप्स फॉलो करनी पड़ेंगी आपको। वो क्या स्टेप्स हैं देखो भाई, तो देख रहे हैं अपन। पहली स्टेप्स क्या, आपको डीएनए को आइसोलेट करना पड़ेगा। तो स्टेप नंबर 1 क्या होगा, आइसोलेशन ऑफ डीएनए। ये सब पढ़ा है आपने, आइसोलेशन ऑफ डीएनए। सबसे पहली स्टेप क्या करना पड़ेगा आपको, डीएनए को आइसोलेट करना पड़ेगा। और डीएनए बहुत बड़ा है, उसको टुकड़ों में काटना है। टुकड़ों में काटने के लिए कैंची का इस्तेमाल होगा, सीजर का इस्तेमाल होगा। और जेनेटिक सीजर क्या बोलते हैं, क्या होता है जेनेटिक सीजर, रेस्ट्रिक्टेड एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। तो दूसरा क्या करेंगे, आरई से कट लगाएंगे। किससे कट लगाएंगे, आरई से। ये वो वाला आरई नहीं है, आरई है, रेस्ट्रिक्टेड एंडोन्यूक्लियस। इससे कट लगाएंगे तो डीएनए क्या है, फ्रेगमेंट्स में बदल जाएगा। डीएनए क्या होगा, फ्रेगमेंट्स में आ जाएगा। अच्छा, ये फ्रेगमेंट्स आए हैं तो ये तो एक टेस्ट ट्यूब में अलग ही रहेंगे ना, इन्हें अलग अलग भी तो करना है। फ्रेगमेंट्स को अलग अलग करने के लिए क्या करोगे आप, कैथोड एनोड लगाओगे, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। थर्ड क्या करोगे आप, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। अरे इन टुकड़ों को अलग भी तो करना है, उसको भी याद करो। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में भी जो टुकड़े थे वो अलग अलग होते थे, किसके बेसिस पर, डेंसिटी के बेसिस पर। जिसकी डेंसिटी ज्यादा है वो दूर रहेगा, जिसकी डेंसिटी पास है वो पास के साथ चला आएगा। तो अलग अलग हो जाते थे कि नहीं। अच्छा, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस जो है ये किस पर होती है, एग्रोस जेल पर। किस पर होती है, एग्रोस जेल पर होगी। पर अपन को डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में एग्रोस जेल का कोई काम नहीं। तो अब इस एग्रोस जेल पर जो डीएनए के फ्रेगमेंट्स आए थे उन्हें ट्रांसफर करना है किस पर, नाइलॉन मेम्ब्रेन पर या नाइट्रोसेल्यूलोज मेम्ब्रेन पर। फोर्थ स्टेप क्या होगी, थोड़ी बड़ी है फोर्थ स्टेप, उतनी ज्यादा बड़ी नहीं है, मतलब देखते हैं क्या आपको क्या करना है। एग्रोस जेल पर जो डीएनए के फ्रेगमेंट्स हैं, डीएनए के क्या हैं, फ्रेगमेंट्स है, टुकड़े हैं जो डीएनए के, उनको ट्रांसफर करना है कहां, नाइट्रोसेल्यूलोज मेम्ब्रेन पर। इनको क्या करना है, ट्रांसफर। कहां ट्रांसफर करना है, नाइट्रोसेल्यूलोज मेम्ब्रेन पर ट्रांसफर करना है। या फिर इसी को क्या बोलते हैं, नाइलॉन मेम्ब्रेन, या फिर इसी को क्या बोलेंगे, नाइलॉन मेम्ब्रेन। नाम ले, नाइलॉन मेम्ब्रेन या फिर नाइट्रोसेल्यूलोज मेम्ब्रेन पर ट्रांसफर करना है किसको, डीएनए के फ्रेगमेंट्स को। ये सबसे पहले ये काम किया था एक साइंटिस्ट से, सदर्न नाम, क्या था नाम उनका, सदर्न। इसलिए इसको क्या बोल दिया गया, सदर्न ब्लॉटिंग। इसीलिए इस टेक्निक को क्या बोला गया, सदर्न ब्लॉटिंग। कैसे करते हैं आइए समझते हैं। ये एग्रोस जेल है, कौन सी जेल है, एग्रोस जेल। एक बड़े बीकर में क्या करा, एग्रोस जेल। इस एग्रोस जेल के ऊपर रख दिया नाइट्रोसेल्यूलोज मेम्ब्रेन। इसके ऊपर कौन सी मेम्ब्रेन रख दी, नाइट्रोसेल्यूलोज मेम्ब्रेन। इधर ऊपर और इधर नीचे क्या लगा दिए, फिल्टर पेपर। क्या लगा दिए हैं, फिल्टर पेपर। और इसमें भर दिया है बफर सॉल्यूशन। इसमें क्या भर दिया है, बफर सॉल्यूशन। केमिस्ट्री में पढ़ते हुए बफर सॉल्यूशन भर दिया। अच्छा, बफर सॉल्यूशन भर दिया, ये पूरा सेटअप कर लिया है। अब इसमें जब अपन करंट क्या करेंगे, फ्लो करेंगे, तो आपको पता है बफर सॉल्यूशन क्या करेगा, क्रॉस होगा ना। अरे इस फिल्टर से पेपर से ऊपर जाएगा उस फिल्टर पेपर पे। तो इसका फ्लो जो होता है वो ऐसा होता है, नीचे से ऊपर की तरफ ऐसा फ्लो होगा इसका। अरे तो एग्रोस जेल पे कुछ चीज है, सुनो मेरी बात। ये इधर एग्रोस जेल पे कोई चीज है, ठीक है।
इधर से पानी आ रहा है, ये सॉल्यूशन ऊपर की तरफ फ्लो हो रहा है, तो ये क्या करेगा, डीएनए को अपने साथ ले जाएगा। तो इससे डीएनए निकला, इस पे चिपक गया। ऐसे क्या हुआ, डीएनए फ्रेगमेंट जो है वो एग्रोस जेल से कहां चिपक गए, नाइट्रोसेल्यूलोज मेम्ब्रेन। इसी को क्या बोल रहे हैं, सदर्न ब्लॉटिंग। इसी को क्या कह रहे हैं, सदर्न ब्लॉटिंग। समझ पाए ये चीज। इसी के साथ एक चीज याद रख देंगे नोट लगा के, एक होती है नदर्न ब्लॉटिंग, नॉर्दर्न भी बोलते हैं, नदर्न ब्लॉटिंग। ये करी जाती है आरएनए के लिए। अरे डीएनए के लिए कर रहे हो तो सदर्न ब्लॉटिंग, अगर डीएनए का ट्रांसफर कर रहे हो तो सदर्न ब्लॉटिंग, आरएनए का करोगे तो नदर्न ब्लॉटिंग, और अगर प्रोटीन का ट्रांसफर करना पड़े तो वेस्टर्न ब्लॉटिंग। कौन सी ब्लॉटिंग, वेस्टर्न ब्लॉटिंग। जब किसकी करनी पड़े, प्रोटीन को ट्रांसफर करना पड़े तो उसको बोलेंगे आप वेस्टर्न ब्लॉटिंग। और डीएनए को तो अपन ने पता ही दिया है, पहले एनसीईआरटी में था ये मेंशन, और बहुत क्वेश्चन आए इससे नीट में। अब हटा दिया है ये चीज, लेकिन फिर भी याद रखिए। चलिए, तो ये 4 स्टेप हो गई हैं। स्टेप नंबर 5 कि जब ट्रांसफर हो गया है नाइट्रोसेल्यूलोज मेम्ब्रेन पर, तो अब क्या करेंगे, लैब में बीएनटीआर प्रोब्स बनाए थे ना, लैब में क्या करा अपन ने, बीएनटीआर प्रोब्स बनाए हैं, उनको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। उनको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। उनको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। और जब उनको ऐड करेंगे तो क्या बना लेगा, वो बैंड बना लेगा। क्या बना लेगा, बैंड। अरे अपने कॉम्प्लीमेंट्री ढूंढ के बैंड बना लेंगे कि नहीं, जो भी बताया था कि कॉम्प्लीमेंट्री ढूंढेगा और बैंड बना लेगा वो अपने। अब वो बैंड बन तो गए हैं, पर आप देख थोड़ी पा रहे हो, तो देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऑटो रेडियोग्राफी। सिंपल। तो 6th स्टेप क्या है, ऑटो रेडियोग्राफी, जिससे क्या होंगे, आपके विजिबल हो जाएंगे। कौन, बैंड। बैंड क्या होंगे, आपके विजिबल होंगे, दिखने लगेंगे भाई, तभी तो आप पता लगा पाओगे, नहीं तो आपको माइक्रोस्कोप बार बार अलग दिखने लगे ना, चमकने लगे। वो किससे करोगे आप, ऑटो रेडियोग्राफी करनी पड़ेगी। 6th स्टेप। तो 6 स्टेप में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग आप करते हो। कौन कौन सी स्टेप्स है, ये देखो। डीएनए को आइसोलेट करो, रेस्ट्रिक्टेड एंडोन्यूक्लियस से कट करो। तीसरा, उसका जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करो, फ्रेगमेंट्स में बदलो। चौथा, उन फ्रेगमेंट्स को आप ट्रांसफर करो नाइट्रोसेल्यूलोज मेम्ब्रेन पर, सदर्न ब्लॉटिंग। पांचवा, प्रोब्स को उसमें ऐड करो ताकि बैंड बन जाए। छठवां, ऑटो रेडियोग्राफी करो ताकि बैंड आपको दिख पाए। अच्छा, एक और चीज, अब डीएनए मान लो आपको इतना मिला है कि बहुत ही कम है, फिर क्या करोगे आप, तो पीसीआर कर सकते हो। ये कहीं भी एक नोट लगा के अपन लिख देंगे, इफ डीएनए सैंपल फ्यू या फिर स्मॉल अमाउंट में, या फिर क्या है, स्मॉल अमाउंट में, स्मॉल अमाउंट में, इफ डीएनए सैंपल फ्यू है या फिर स्मॉल अमाउंट में है, तो इसके लिए आप पीसीआर इस्तेमाल करोगे। पीसीआर मतलब पॉलीमराइजेशन चेन रिएक्शन, छोटे से डीएनए को लाख गुना डीएनए में बदल देती है। छोटा सा सैंपल मिला है, आपको लग रहा है कि यार ये इतना सा सैंपल है, अगर एक बार अपन ने करा वो खत्म हो जाएगा, और मान लो वो आपका फेल हो गया, वो वाली प्रोसेस फेल हो गई, फिर क्या करोगे, डबल से थोड़ी जाओगे क्राइम सीन पे, अब वहां मिलेगा ही। इसलिए पहले उसका क्या कर लोगे आप, पीसीआर कर लोगे, बल्क अमाउंट में उसको तैयार कर लोगे, आप करते रहो, आप कोई दिक्कत नहीं। तो दिस इज द डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। टॉपिक थोड़ा टफ है, पर अगर आप इंस्टॉलमेंट में देखेंगे तो बहुत इजी पड़ेगा। एक बार मैं पूरा आपको रिवाइज करवा दे रहा हूं, तो आप देख लीजिएगा, पूरा क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले बात करी पर्पस की, क्या पर्पस है, तो पर्पस ये है कि डीएनए बहुत बड़ा है, जिसका 99.9% डीएनए सेम होता है सारे ह्यूमंस में, सिर्फ डिफरेंसेस कहाँ है, 0.1 वाले डीएनए में। अब इतने से डीएनए में क्या है, डिफरेंसेस है, जो कि कितना है, 3.6 × 10⁶ बेस पेयर। अब इसको भी सीक्वेंस करना मुश्किल है, कॉस्टली बहुत ज्यादा, इसलिए एक मेथड की जरूरत पड़ी। इसी मेथड को डीएनए फिंगरप्रिंटिंग बोला है। सबसे पहले ये किसने इंट्रोड्यूस करी, एलेक्स जेफरी ने इंट्रोड्यूस करी। बात करते हैं प्रिंसिपल क्या है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का, तो प्रिंसिपल ये है कि डीएनए आपने अलग करा, जीनोमिक डीएनए निकला।
जीनोमिक डीएनए दो तरह का, एक कोडिंग और एक नॉन कोडिंग। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में मेनली काम किसका है? नॉन कोडिंग का। क्यों? क्योंकि एक्यूमुलेशन आगे अभी आ रहा है, ठीक। तो दो पार्ट है, कोडिंग पार्ट, नॉन कोडिंग पार्ट। जीनोमिक डीएनए का जब CSCL डेंसिटी सेंट्रीफ्यूगेशन करा तो दो आपको डेंसिटी वाइज बैंड देखने को मिले। एक बल्क बैंड मिलेगा जिसको बल्क डीएनए या प्राइमरी डीएनए कहा, एक छोटा बैंड आपको देखने को मिलेगा जिसकी डेंसिटी हाई है, उसको क्या बोला आपने? सेकेंडरी डीएनए या फिर सैटेलाइट डीएनए। ये नॉन कोडिंग वाला पार्ट होता है, सिंपल। बात करते हैं सैटेलाइट डीएनए की, कुछ खास बातें बताइए। फीचर्स क्या है? फीचर्स, पहला डेंसिटी हाई है तभी तो नीचे आया था। नॉन कोडिंग पार्ट है। रिपीटेटिव डीएनए, व्हाट इज द रिपीटेटिव डीएनए? कि कुछ पर्टिकुलर सीक्वेंस बार बार रिपीट अगर हो रहे हैं तो उसको रिपीटेटिव डीएनए बोलते हैं, ऐसे कि ये देखने को मिलते हैं। और ये शो करता है हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। व्हाट इज द पॉलीमॉर्फिज्म? पॉलीमॉर्फिज्म है वेरिएशन, किस लेवल पर? जेनेटिक लेवल पर, जो किससे आई है? म्यूटेशन से आई है और एक्यूमुलेट हो रही है, उसको आप पॉलीमॉर्फिज्म शो कर रहे हो। तो वही पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में बात करेंगे। दिस इज अ पॉलीमॉर्फिज्म। क्या है पॉलीमॉर्फिज्म? कि कोडिंग नॉन कोडिंग दोनों पार्ट्स में हो सकती है। कोडिंग पार्ट्स में जनरली क्या होता है कि वो एलील चेंज करती है और वो हार्मफुल होती है, इसलिए वो आगे एक्यूमुलेट नहीं कर पाती, जनरेशन वाइज जनरेशन नहीं जा पाती। लेकिन नॉन कोडिंग पार्ट में अगर वो है तो एक्यूमुलेट होती जाती है, पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होता है, वो एक्यूमुलेशन होती जाती है, पॉलीमॉर्फिज्म शो करने लगती है। इसीलिए सैटेलाइट डीएनए या नॉन कोडिंग डीएनए जो है वो हाई लेवल शो करता है, हाई डिग्री शो करता है पॉलीमॉर्फिज्म। ये पॉलीमॉर्फिज्म। बात करते हैं जीसी कंटेंट डीएनए सेगमेंट की लंबाई और नंबर ऑफ रिपीट्स के बेसिस पर सैटेलाइट डीएनए को दो पार्ट्स में डिवाइड करा है, एक माइक्रो सैटेलाइट, एक मिनी सैटेलाइट। माइक्रो सैटेलाइट की ये तीन इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं और मिनी सैटेलाइट के तीन इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं। माइक्रो सैटेलाइट के जो रिपीट्स हैं उनको आप एसटीआर कहते हो, छोटे हैं, शॉर्ट रैंडम रिपीट। इसके रिपीट्स को आप वीएनटीआर कहते हो, वेरिएबल नंबर ऑफ रैंडम रिपीट्स, क्योंकि वेरी करते हैं, वो पर्सन टू पर्सन वेरी करते हैं। आगे चलते हैं कि पूरा ये सब कुछ समझने के बाद, बेसिस प्रिंसिपल का बेसिस समझने के बाद अपन एक बात बताई गई है। क्या बात बताई गई है? कि दो इंडिविजुअल्स के अगर आपको डीएनए में डिफरेंस फाइंड आउट करना है तो पूरे डीएनए को फोकस नहीं करना। फोकस कहाँ करना है? जहां पर सबसे ज्यादा चांसेस है डिफरेंसेस देखने की। कहाँ है वो चांसेस? सैटेलाइट डीएनए पर। सैटेलाइट डीएनए में भी कौन से डीएनए पर? मिनी सैटेलाइट डीएनए पर। तो मिनी सैटेलाइट डीएनए ही कहीं यूज होगा फिंगरप्रिंटिंग में। वही मैंने बताया है आपको कि एक इंडिविजुअल है जिसमें 10 रिपीट्स है, दूसरा इंडिविजुअल्स है उसमें भी 10 रिपीट्स है मान लो। अब पहले इंडिविजुअल्स में जो म्यूटेशन चले आ रहे हैं पीढ़ी दर पीढ़ी, मान लो दूसरे पे, चौथे पे और छठवें पे हुए हैं, और इसमें कहाँ हुए? पहले पे, पांचवें पे और 90 पे। तो ये सेकेंड, फोर्थ और सिक्स्थ पर जो है आपको म्यूटेशन देखने को मिला। उससे पहले थोड़ा सा वीएनटीआर प्रोब्स के बारे में बात करेंगे कि लेबोरेटरी में एनालाइज करके पहले से वीएनटीआर प्रोब्स तैयार कर लिए गए हैं। तो जनरली जो रिपीट्स देखने को मिलते हैं उनके कॉम्प्लीमेंट्री कुछ प्रोब्स तैयार कर लिए हैं जिन्हें वीएनटीआर प्रोब्स आप कह रहे हो। इन लैब्स वी प्रोड्यूस कॉमनली फाउंडेड, जो जनरली देखने को मिलते हैं वो वाले वीएनटीआर, कॉमनली फाउंडेड वीएनटीआर प्रोब्स विच इज रेडियो एक्टिव, जो कि रेडियो एक्टिव है, जो कि क्या है? रेडियो एक्टिव है। तो जब इन वीएनटीआर प्रोब्स को अपन ने जो एग्जांपल लिया था इंडिविजुअल्स, उन पे डाला, तो इंडिविजुअल्स ए में जो बैंड है वो कहाँ देखने को मिलेंगे आपको? सेकंड पे, फोर्थ पे और सिक्स्थ पे नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे? क्योंकि वहां पे म्यूटेशन हुए हैं। और बी वाले में पहले पे, पांचवें पे और 90 पे छोड़ के सब जगह मिलेंगे। क्यों? क्योंकि वहां पे क्या है? तो आपने देखा कि नहीं, हर पर्सन में पीढ़ी के हिसाब से अगर चले तो एवरी पर्सन में ये म्यूटेशन भाई हर आदमी में अलग है। मेरे में अलग है, आप में अलग है, तीसरे व्यक्ति में अलग है, चौथे व्यक्ति में अलग है, पांचवें व्यक्ति में अलग है, सब में वेरी करता है। यही वेरिएशन जो है यही मेनली बेसिस है किसका? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का। तो ऐसे आप क्या कर सकते हैं? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कर सकते हैं। मान लो एक आपको क्राइम सीन दिया गया है, इस पे एक हेयर सेल मिली, आपने उसकी डीएनए प्रोफाइलिंग करी तो आपकी ये बैंड देखने को मिले। डीएनए प्रोफाइलिंग कैसे करेंगे? स्टेप्स के थ्रू। वो जो 6 स्टेप 7 स्टेप्स हैं आगे आएंगी वो, उनके थ्रू। तो ये आपको बॉन्ड मिला। अब आपने क्या करा? इन्वेस्टिगेशन करा क्राइम सीन को, तो आपको 2 सस्पेक्ट निकल के आए हैं, ए और बी। अब दोनों की फिर आपने करी डीएनए प्रोफाइलिंग, तो ये वाली प्रोफाइलिंग आप देख रहे हैं इससे मैच हो रही है सी। तो कल्प्रेट कौन होगा यहाँ पर? ये। तो ऐसे इसका क्या है? ये यूज है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का यूज क्या है? वैसे जनरली क्राइम सीन पे यूज होता है। क्राइम सीन के अलावा
भाई पैटर्निटी देखने में आपका यूज होता है कि आपकी अगर पीढ़ी देखना है, किस पीढ़ी से आप बिलोंग कर रहे हैं, तो उसमें पता लगाया जा सकता है। क्योंकि आपके पेरेंट्स में, मैंने बोला था ना, नॉन कोडिंग में एक्यूमुलेट हो रहे हैं। नॉन कोडिंग में क्या हो रहा है, वेरिएशंस एक्यूमुलेट। तो आपके पीढ़ी में भी क्या होगा, जनरेशन में वो एक्यूमुलेशन मिलेगा, सेम देखने को मिलेगा। एंड फाइनली स्टेप्स ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। सबसे पहले डीएनए को आइसोलेट करेंगे, आरई से उसको कट करेंगे रेस्ट्रिक्टेड एंडोन्यूक्लियस एंजाइम से, फिर उसका जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करेंगे। जो एग्रोस जेल पर डीएनए फ्रेगमेंट्स आपके आए हैं उन्हें ट्रांसफर करेंगे, सदर्न ब्लॉटिंग करेंगे। देन उसके बाद बीएनटीआर प्रोब्स उसमें ऐड करेंगे ताकि वो रेडियो एक्टिव बैंड बना ले। अब रेडियो एक्टिव बैंड को सीन करने के लिए ऑडो रेडियोग्राफी आपको करनी पड़ेगी। दिस इज द डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कंप्लीट।